दूरदर्शन मध्य प्रदेश की इस बेहद खास लाइव फोन इन प्रस्तुति नमस्कार एमपी में हर बार की तरह शुक्रवार के दिन मैं हूं मानसी। आज बताते हैं कि हमारी आज की बात का विषय क्या है। हमारे आज की बात का विषय है मेक इन इंडिया। 25 सितंबर 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की थी। इसका जो एक मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि हमारे भारत में रोजगार बढ़े, हमारे भारत का जो क्षमता कौशल है वो बढ़े और जो 25 क्षेत्र हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, आईटी, फार्मा, इन क्षेत्रों पर जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उन पर हमारे केंद्रित हैं। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जो हैं उप प्रबंधक एमपी औद्योगिक विकास निगम के, और प्रोफेसर आराधना श्रीवास्तव जो कि काउंसलर हैं। इनसे आज हम मेक इन इंडिया के बारे में बहुत सी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप दोनों का ही हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर राजीव से प्रश्न करना चाहूंगी कि मेक इन इंडिया के बारे में ऊपरी तौर से तो शायद आजकल हर भारतीय जानता है, लेकिन मेक इन इंडिया आखिर है क्या, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में जो हिंदुस्तान की कॉम्पिटेंसी है, टैलेंट है, क्षमता है, उत्कृष्टता है, उसको करने के लिए अभी हमारा जो जीडीपी का 17% ही इसका पार्ट है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का नाम दिया मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और खुद उत्पादन शुरू करें, और जो बाहर के लोग हैं वो हिंदुस्तान में आए और यहाँ पर उसको अपना निवेश करें ताकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और हमारे यहाँ का कार्य क्षमता बढ़े। उसके लिए उन्होंने बड़े स्पष्ट गोल किए हुए हैं। 1 अरब एम्प्लॉयमेंट 2022 तक हमारे यहाँ जनरेट होना चाहिए। 1 अरब अंग्रेजी में उनको 10 मिलियन कहा है उन्होंने, सॉरी 100 मिलियन। और इसमें जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा योग है, वो 17% से बढ़कर के 25% तक पहुंच जाए। उसके लिए उन्होंने पूरी कार्य योजना बनाई। एक वेबसाइट है makeinindia.com, और उसके लिए उन्होंने शासन को मतलब भारत शासन ने सारे स्टेट्स को साथ में लेते हुए उसकी कार्य योजना और उसका मॉनिटरिंग के लिए कंप्लीट उसका सेटअप किया उन्होंने, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड पॉलिसी जो है वो उसको मॉनिटर करेगी जी। ये इसके मेन उद्देश्य है। तो नोट कर लीजिए, makeinindia.com वेबसाइट है। अगर आप इसके बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जरूर जाएं, आपके प्रश्नों के उत्तर अपने आप आपको मिल जाएंगे। प्रोफेसर आराधना मैम, आप बच्चों को काउंसिल करती हैं। हम कहते हैं कि युवा ही हमारा भविष्य है, जो बच्चे हैं वो हमारे कल का जो भविष्य है वो रचेंगे। तो बच्चों में आप मेक इन इंडिया को लेकर क्या मानसिकता देखती हैं, कितनी जागरूकता है आजकल के बच्चों में इसके बारे में? आजकल के बच्चों में बहुत अधिक जागरूकता है। मेन तो मैं कहूँगी कि टीचर्स के ऊपर, जो शिक्षक हैं उनको मोटिवेट करना पड़ेगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो क्योंकि युवा शक्ति सबसे बड़ी होती है। अगर हम उनको मोटिवेट करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आज हमारे यहाँ देखिए आप, युवा शक्ति में जैसे आप बच्चे ने एक इंजीनियरिंग किया, IIT किया, वो तुरंत बाहर विदेश की ओर भागना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको इंडिया में उतना नहीं मिल पा रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है। तो कोशिश करें कि हम जो चीज़ें यहाँ पे बना रहे हैं उसमें हम मेड इन इंडिया कि इसी वो करें, जिससे कि उसकी कीमत भी कम होगी। और लोगों को, मैं युवा और बल्कि सभी नागरिकों से ये कहना चाहूंगी कि ना, जो भी चीज वस्तु यूज कर रहे हैं वो इंडिया की ही यूज करें, इंडियन चीजों को यूज करें, तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मतलब आम जनता को भी इसमें अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देना पड़ेगा। आम जनता के योगदान के बगैर ये पहले आम जनता देगी, जब भी हम स्कूल्स में टीचर्स बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं इस चीज के लिए। वैसे शिक्षकों का और जो उद्योगपति हैं सभी लोगों को मिलकर इस और अपना ध्यान आकर्षित करना होगा कि सबसे पहले जो भी चीज बना रहे हैं हम वो भारत में ही की यूज करें और भारत में ही निवेश करें, बाहर ना जाके उसको। मतलब सिर्फ बनाने से नहीं फर्क पड़ेगा, भारतवासियों को उनका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, तभी ये मेक इन इंडिया जो योजना है ये कामयाब हो पाएगी। डॉक्टर श्रीवास्तव, 1 साल पहले तकरीबन ये योजना शुरू हुई थी, तो इस 1 साल में हमने इस कार्यक्रम में कौन कौन से पड़ावों को पार कर लिया है? देखिए, वैश्विक स्तर की हम यदि बात करें तो हम लोगों को ये कहा जाता है कि आपके बहुत सारा पेपर वर्क है, प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं, और वो चीज़ें वैश्विक स्तर से हम लोग देखते हैं तो वाकई में लगती हैं। तो पिछले 1 साल में जो उन्होंने कहा
उन्होंने कहा कि अब जो फॉर्म्स हैं वो सिर्फ 1 पेज के होंगे। पहले जो फॉर्म 11 पेज के और 7 पेज के होते थे और उसमें काफ़ी टाइम लगता था, तो उन सब चीज़ों को उन्होंने काफ़ी रिड्यूस कर दिया। जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की हम लोग बातचीत करते हैं, तो इंपोर्ट में पहले 11 फॉर्म होते थे, एक्सपोर्ट में 7 फॉर्म होते थे, अब दोनों के लिए उन्होंने 3 फॉर्म कर दिए। तो जो वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यापार का सरलीकरण, तो उसमें हम लोगों की रैंकिंग बहुत पीछे थी, बहुत पीछे थी। और पिछले 1 साल में सारे क्षेत्रों में जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं, इंडेक्स आ रहे हैं, हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है। कोई भी इंडेक्स उठाइए आप। क्या बात है डॉक्टर श्रीवास्तव, इस बारे में हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए इस समय, उनके प्रश्न का जरा उत्तर देख लें। हेमराज जी जुड़ गए हैं होशंगाबाद से। हेमराज जी, हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर बात कर रहा हूँ जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे बच्चों को सर हम पढ़ा रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन पुस्तक ज्ञान के साथ साथ क्या हम उनको कुछ रोजगार सिखाएंगे क्या, मतलब जिससे मतलब वो कुछ रोजगार कर सके, उनके हाथ में हुनर आ सके। ज्ञान के साथ साथ क्या रोजगार ज्ञान दे रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया सवाल। डॉक्टर श्रीवास्तव ने हमें बताया भी था कि हम ज्ञान तो, जागरूकता तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन रोजगार के लिए क्या क्या कर रहे हैं, इसमें मैं आप दोनों की राय जानना चाहूंगी, डॉक्टर श्रीवास्तव और प्रोफेसर श्रीवास्तव दोनों की ही। मेरा तो ये सोचना है कि जैसे कि हम लोग स्कूल में छोटे छोटे वर्कशॉप्स वगैरह करते ही हैं और प्रोजेक्ट्स वगैरह बच्चों को कराते हैं, उसका हमारा मेन ध्येय यही होता है कि बच्चा उस और मोटिवेट हो, है ना। तो अगर हम बच्चों को सही ज्ञान देना चाहते हैं तो उसके लिए हमको उनको प्रैक्टिकली नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे बढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन है आपका कि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन का लिंक कैसे होगा, आपकी जो संस्थान है और जो बिजनेस है, पैसा आएगा कहाँ से। हम लोग बहुत प्रचुर मात्रा में 3 लाख इंजीनियर्स हम लोग बना रहे हैं यहाँ से, मध्य प्रदेश से। बहुत बड़ा ट्रेंड मैन पावर हमारे पास है। तो ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो सबसे मेन उद्देश्य है वो यही है और इसी पर फोकस है। उन्होंने काफ़ी सारे जो नियम कायदे कानून थे उनमें परिवर्तन किया है। अब हुआ ये है कि आपका जो बच्चा है, जो ITI कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है या किसी और क्षेत्र में है, उसको वो लोग वर्ल्ड क्लास पे, वैश्विक स्तर पर ट्रेन करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए उनकी कौशल उन्नयन की योजनाएं हैं। ये कौशल उन्नयन की जितनी भी योजनाएं हैं, ये संस्थानों के और एजुकेशन के माध्यम से ही संपन्न होंगी। उसमें जो अपने अप्रेंटिसशिप एक्ट है, जिसको उसको उन्होंने काफ़ी एम्पावर किया है, काफ़ी शक्ति उसको उन्होंने प्रदान की है। तो इसके द्वारा जब हम लोग इसमें इंटरनेशनल लेवल की हम लोग बात करें, वैश्विक स्तर की बात करें, तो BPO हैं, कॉल सेंटर्स हैं। हमारे जो नियम है उसके अनुसार पहले ये था कि जो महिलाएं हैं रात के शिफ्ट में काम नहीं करेंगी, उन्होंने करीब 500 सेक्टर्स में अलाउ कर दिया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि आपके जो बच्चे हैं जो पढ़ करके निकल रहे हैं उनको वो उद्यमी बनाएंगे और उसको डायरेक्टली लिंकअप करेंगे। ये सारी योजनाएं उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत सारे छोटे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं लिबरेशन के लिए, साक्षरता के लिए, जो शायद इस योजना में और जान डालें। तो जी डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे कि पिछले 1 साल में हमने कौन कौन से पड़ाव पार किए हैं, वो बात थोड़ी अधूरी रह गई थी। जी। एक तो होता है पेपर वर्क। तो जो बाहर के लोग हैं उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान में जो भी काम है बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे कागज लगते हैं। तो पेपरलेस ऑफिस का कंसेप्ट आ गया। एक सिंगल वेबसाइट आपकी बनी हुई है, उसके थ्रू आप सब काम कर सकते हैं। इवन हम यदि मध्य प्रदेश की बातचीत करें तो अभी नवंबर में ही हमारी एक वेबसाइट लॉन्च हुई है जिसमें कि जो पूरे फॉर्म थे उसको सिर्फ एक सिंगल फॉर्म से उन्होंने रिप्लेस कर दिया और वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। प्रोसीजर्स जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इस तरह के प्रोसीजर्स हैं जिसमें कि रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि शासन का उद्देश्य कल्याणकारी होता है, तो वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। वो देती है हमारे जो लोग हैं उनका कैसे उन्नयन हो, उनका कैसे कौशल का उन्नयन हो, उनकी बौद्धिक संपदा का संरक्षण कैसे हो, उत्पादन का जो हमारा संरचना उसमें डेवलपमेंट कैसे हो। हम लोग प्योर बिजनेस नहीं देखते हैं, हम लोग साथ में समाज सेवा भी देखते हैं। तो वो कुछ चीज़ें का कॉन्फ्लिक्ट है जो कि हमारे यहाँ जो कि लोकतंत्र है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसको देखते हुए यदि हम बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक का जो मैं आपसे बात कर रहा था, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये जो मैंने बताया आपको कि 11 पेज का जो फॉर्म था वो 3 पेज का हो गया, जो 7 पेज का फॉर्म था वो 3 पेज का हो गया। लाइसेंसिंग के लिए उन्होंने
काफ़ी चीज़ों को डी लाइसेंस कर दिया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछले यदि आप 1 साल में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम लोग कहीं किसी माइलस्टोन पर पहुंचे हैं, हम लोगों ने एक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। पहले जहाँ सब चीज़ों में हम लोग नीचे आ रहे थे, अब हम लोग सब में ऊपर हैं। ह्यूमन इंडेक्स की बात करें हम लोग, तो उसमें भी हमारा 1% का इजाफा हुआ है, लेकिन हुआ है। मतलब अब हम लोग नीचे नहीं जा रहे हैं, एक तो स्टेबल हो गए हैं और हम लोग ऊपर की तरफ तरक्की कर रहे हैं। किसी भी रिपोर्ट को देख लें आप, वर्ल्ड बैंक की हो या इसकी हो, किसी की भी आप रिपोर्ट देखें, एवरीथिंग। तो 1 साल में यदि आप बात करें तो हम लोगों ने बहुत सारे पड़ाव इसमें हासिल कर लिए हैं। बूंद बूंद से ही सागर बनता है और हम उसकी तरफ बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं। इसी बात पे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी जुड़ गए हैं दमू से। महेंद्र जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न कीजिए महेंद्र जी। हाँ, नमस्कार दीदी। नमस्कार। हम महेंद्र पटेल बोल रहे हैं, बादशाह कला जी तहसील पथरिया जिला दमोह। जी। एक कार्यक्रम नमस्कार है कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, अच्छा कार्यक्रम है। बहुत बहुत हमारा शुक्रिया श्रीमान जी से ये निवेदन है जी। कि जैसे आज के दौर में बच्चों के साथ पढ़ाई के साथ साथ ये टेक्निकल शिक्षा कितनी अनिवार्य है जी। और इस से आगे भविष्य में क्या लाभ मिलेगा बच्चों के लिए, तो ये मेक इन इंडिया क्यों जरूरी है आज के दौर में? बहुत बढ़िया सवाल जी। और शायद मैम पहले भी आपने यही बोला था कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, उसी बात पे आगे बढ़ाते हुए कि टेक्निकल नॉलेज कितनी अनिवार्य है। इसके लिए मेरा ये सोचना है कि सरकार को एक पाठ्यक्रम हमारे इसमें जोड़ना चाहिए मेक इन इंडिया पे, जिससे कि बच्चे इसके प्रति इसको जाने कि ये है क्या एक्चुअली में। ये है कि मतलब हम जो भी चीज़ का निर्माण करें वो अपने देश में ही करें और देश में ही जो भी लागत लगाएंगे देश में लगाएंगे तो व्यक्ति उसको खरीदेगा तो उसकी कीमत भी कम होगी, तो जिससे हमको हमारे जो फंड्स में भी उसकी बढ़ोतरी होगी, तो जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं उसमें, है ना। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको हमारे पाठ्यक्रम में लाया जाए, जिससे कि बच्चे इसको जानने का सोचे कि मेक इन इंडिया है क्या। क्योंकि युवा शक्ति पे कोई प्रश्न लगा नहीं सकता। हमारी युवा शक्ति जो है उसके पास कुशल और सक्षम श्रम शक्ति है, अगर उसको जो भी सिखाया जाएगा वो उसमें आगे सफल होगी। जी, बहुत खूबसूरत बात कही है कि इसको हम अपने सिलेबस में अगर इनकॉर्पोरेट कर लें, बच्चों को अगर आप बिल्कुल एक मूल लेवल से लेकर आप उनको ये सिखाना शुरू कर दें, तो फिर बड़े होकर यही हमारी युवा शक्ति बन जाएंगे। तो बहुत इस बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारा आज का विषय है मेक इन इंडिया, लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। नमस्कार एमपी सुनाओ क्योंकि इसमें इंग्लिश भी है जी। नमस्कार एमपी, एक बार फिर आपका हमारे इस कार्यक्रम नमस्कार एमपी में स्वागत है। तो हम अपना ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे मेक इन इंडिया के बारे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव और प्रोफेसर आराधना श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें पहले भी कर चुके हैं, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, आपने हमें इतने सारे पड़ावों के बारे में बताया जो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम में। तो पिछले 1 साल में हमें शुरुआती दौर पे क्या क्या सफलता प्राप्त हुई? जैसे न्यूज़ में आता है कि लेनोवो, हिटाची, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपना निवेश बढ़ाया है भारत में। तो शुरुआती तौर पर हमने कौन कौन से पड़ावों को पार किया है उसके बारे में बात कर चुके, लेकिन क्या क्या हमने शुरुआती सफलता प्राप्त की है इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वैश्विक स्तर पर हमारे उद्यमियों को पहचान दिलाने की कवायद है कि यहाँ के जो लोग बाहर गए हैं उन लोगों ने भी एक मुकाम हासिल कर लिया है। यदि आप टॉप संस्थाओं को आप देखें तो सब मध्य प्रदेश के और हिंदुस्तान के ही लोग हेड कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इस बारे में बिल्कुल चर्चा जारी रखेंगे। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण चर्चा है, छोड़ेंगे नहीं से। कृष्ण कुमार जी जुड़ गए हैं सागर से। कृष्ण कुमार जी, हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी नमस्कार, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना प्रश्न कीजिए। हेलो जी कृष्ण कुमार जी, आपकी आवाज आ रही है? जा रहे हैं मैम जी शायद। जी कृष्ण कुमार जी, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास, अपना प्रश्न कीजिए। हम ये जानकारी चाहते थे मैम, जो मेक इन इंडिया है क्या, इससे क्या लाभ हमारे भारत के लिए? मेक इन इंडिया आखिर है क्या और इससे क्या लाभ मिलेगा भारतवासियों को, ये है इनका प्रश्न। बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, जैसा कि हमने बताया आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी
सरकार है, ये इसका इनिशिएटिव है। 15 अगस्त को इन्होंने इसका घोषणा की थी और 24 सितंबर 2014 को इन्होंने इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। इनकी 10 बड़ी अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसमें से ये सबसे अच्छी योजना मुझे लगती है। हमारे यहाँ भारत में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, उत्पादन नहीं हो रहा है और हम लोग बाहर की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमारे जो चीज़ें हैं, हमारे जो उत्पाद हैं, हमारी जो सब चीज़ें हैं, उनको एक वैश्विक स्तर पे पहचान मिलना चाहिए। और हमारे जो लोग हैं, हमारे यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, उद्यमी हैं, अभी अनिल अंबानी साहब का भी एक स्टेटमेंट था जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे, कि हमारे यहाँ के लोगों से कहा जाता है कि साहब ये 3 जो हैं CBI और इस तरह की जो है संस्थाएं, उसमें उनका कहना यह है कि आप लोग अच्छे से काम कीजिए, आप लोग डरिए मत, आप लोग करेज और नॉलेज को जो है वैश्विक स्तर पर लेकर के आइए, सब चीज़ों को आप खुद मैन्युफैक्चर कीजिए। और जो बाहर लोग हैं हमारे, उनसे भी कहा कि आप अंदर आइए और हमारे हिंदुस्तान में आके उस पर काम कीजिए। जैसे FDI की बात कर रही थी मैडम, तो FDI की माननीय मोदी जी ने परिभाषा बदल दी। FDI का मतलब अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, फर्स्ट डेवलप इंडिया। पहले आप भारत को विकसित कीजिए, फिर कोई दूसरी बात होती है। तो सबसे पहले हमको बात करनी है मेक इन इंडिया की, कि हमारा जो भी कुछ हो रहा है हम बाहर की कोई चीज़ नहीं लें, या लें तो उसके बराबर हम अपनी चीज़ों को कर पाएं। इसी संदर्भ में कई सारे नारे उन्होंने दिए हैं, कई सारे वाक्यांश हैं उनके, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। इनका सवाल आने से पहले हम शुरुआती दौर पे क्या क्या सफलता प्राप्त की उसके बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा और विस्तार में बताइए। हाँ, मैं आपसे यही बता रहा था कि 1 साल के अंदर जो हुआ, हमारी जो पोजीशन थी, वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है ईज़ी ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेपर वर्क, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने लाइसेंसिंग कर दी, बहुत सारी प्रक्रियाओं का उन्होंने सरलीकरण कर दिया। तो जो एक हमारे ऊपर आरोप लगता था, बाहर के लोग कहते थे सब हिंदुस्तान में बिजनेस करना मुश्किल है, तो वो टैग हमारे ऊपर हट गया। हमारी पोजीशन में भी इम्प्रूवमेंट आया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का तो इसमें सिग्निफिकेंट योगदान रहा कि अब हमारे यहाँ व्यापार करना बहुत आसान हो गया। 48 घंटे के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के सेक्रेटरी किसी भी क्वेरी का आंसर देंगे, जबकि पहले यदि हम देखें इन सब चीज़ों को तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का इन्होंने डिक्लेरेशन किया। पहले एक चीज़ को कंप्लीट करने में 12 प्रक्रियाएं होती थी और 27 दिन लगते थे। 35 और कुछ में 35 प्रक्रियाएं थी और 168 दिन लगते थे। और यदि आप कंस्ट्रक्शन परमिट की बात करें तो उसमें 1420 दिन लगते थे आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्समेंट करने के लिए। नाउ ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सिंगल विंडो, एकल खिड़की योजना के तहत। कोई भी इस चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकता कि सब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, अमिताभ कांत का आर्टिकल है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, इंडिया टुडे के जून इशू में आया है। उन्होंने इसके प्रोज एंड कॉन्स बड़े अच्छे से डिस्कस किए हैं और उसके लिए सबको एम्पावरमेंट भी कहा है। स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर आपकी कोई भी क्वेरी है विद इन 48 आवर्स सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो हमारे ऊपर एक आरोप लगता था कि हम लोग स्लो हैं, धीरे हैं, कई सारी अड़ंगे आते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन है, वो सब चीजों का एकमात्र जवाब है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब रेड टेपिज्म को हमने काफी हद तक खत्म कर दिया और जो हमारी झटपट परिणाम पसंदीदा जनता है उनकी भी जो इच्छाओं को शायद हमने पूरा कर दिया है। इसी बात पे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप जी जुड़ गए हैं भोपाल से। नमस्कार संदीप जी, अपना प्रश्न कीजिए। सवाल ये है सर और मैडम से कि स्किल डेवलपमेंट का मेक इन इंडिया प्रोग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या योगदान है और किस तरह से स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है? जी बहुत बढ़िया प्रश्न कि स्किल डेवलपमेंट का मेक इन इंडिया कार्यक्रम में क्या योगदान है, आपसे प्रश्न कर रहे हैं मैम। ये अच्छा, इसका सबसे बड़ा योगदान तो यह है कि अगर हम इस मेक इन इंडिया जो भी है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है तो उसको सब चीज़ सिखाती है, उसी तरह हम अपने देश को भी अपनी माँ का ही रूप, मेक इन इंडिया, अगर हम जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको हम दिल से अगर उसमें प्रयास करेंगे उसको कि हम उसके लिए पूरी तरीके से हम समर्पित हो जाएंगे, तो मेरा सोचना है कि शुरुआती तौर हमारे घर से ही शुरू करेंगे। हम सबसे पहले हम इसको अपने घर से स्टार्ट करेंगे, हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो जो भी चीज़ लें वो भारतीय मूल की लें, है ना, जो भारत में बनी हुई है। तो उससे क्या होगा कि बच्चा मोटिवेट होगा और बच्चा जो बाहर जाने की सोचता है वो उसकी सोच में परिवर्तन आएगा और निश्चय ही वो अपना देश के लिए समर्पित रहेगा। संदीप जी, हम आशा करते हैं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कि आप
अंदर से, मतलब आप मानसिकता आपको बदलनी पड़ेगी कि आप खुद जो सेवन करें चीज़ों का, वो मेड इन इंडिया वाली चीज़ों का सेवन करें, बाहर का सेवन ना करें, क्योंकि देश जब सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें प्रोफेसर ने, मैम ने बताया कि हम आम आदमी कैसे इसकी तरफ योगदान कर सकता है। एक और बात हमें बताइए मैम कि हम इस कार्यक्रम के बारे में हम जागरूकता कैसे बढ़ा सकते हैं? इस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता मानसी जी हम इसी तरह बढ़ा सकते हैं कि सबसे पहले तो हमको इसके लिए, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि सबसे शुरुआत हमको अपने घर से करनी होगी। अगर हम घर में अपने आसपास के इन्वायरमेंट को या अपने आसपास के लोगों को इसके लिए मोटिवेट करें कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसको हम इंडिया में ही रह के करें, क्योंकि क्या होता है आजकल का जो भी युवा वर्ग है मैंने देखा है वो बाहर की ओर आकर्षित है और बाहर की ओर ही जाना चाहता है, तो उसको रोकना होगा। सबसे सर्वप्रथम कार्य हमारा ये है कि उसको रोकें हम, जिससे कि उसका मेन जो उद्देश्य है कि हम भारत में रहकर ही भारत में तभी हम इसका विकास कर पाएंगे और हमारे देश को एक विकसित देश बना पाएंगे। क्या बात है, देश को विकसित देश बना पाएंगे। चर्चा जारी रहेगी, महत्वपूर्ण चर्चा है, लेकिन आइए नजर डाल लेते हैं सेहतनामा पे। उम्मीद रहेगी और जिनके पास उम्मीद होती है उनके पास सब कुछ होता है। इसी बात पे हम अपनी चर्चा पे वापस आ जाते हैं। बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया के बारे में। तो हमारा अगला सवाल मैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव से करना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का नारा दिया है, तो इसका क्या तात्पर्य है, इससे वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जैसा कि बताया मैंने कि फ्लैगशिप कार्यक्रम है उनका जी, और इसमें उनका जो लोगो है, जो शेर की प्रतिकृति बनी हुई है, जो मोनो बना हुआ है, और उनका साथ में ये नारा भी है जो कि पर्यावरण संबंधी है जी, और उसको उन्होंने ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास भी किया है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होगा उसमें से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो जो भी कंपनी यहाँ पर आती है, इन्वेस्टमेंट करती है, लगाती है, तो उसको 10% की सब्सिडी दे रहे हैं। तो 10% की सब्सिडी किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो पर्यावरण को कहीं कोई खतरा नहीं है जी, और जीरो डिफेक्ट, हमारा जो प्रोडक्शन होगा, जो हमारा यहाँ से माल बनेगा, उसमें कहीं भी कोई भी डिफेक्ट होने की कोई संभावना नहीं है। और जो उनका सिंबल है वो उसी सब चीजों को प्रदर्शित करता है कि हमारा राष्ट्रीय गौरव है, हमारी शक्ति है, हमारी क्षमता है, और इन सब का जो है एक प्रतिकृति जो उन्होंने मतलब बनाई हुई, जो जहां जहां जाते हैं वो शेर को अपने साथ में लेके जाते हैं कि हम इतने स्ट्रांग हैं। जी, हम इतने स्ट्रांग हैं। शेर मतलब इस बात का प्रतिबिंब है कि हमारे अंदर की जो शक्ति है, हमारे अंदर की जो सक्षमता है, वो कैसे बाहर निकले। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो हमारे मध्य प्रदेश ने क्या क्या योगदान दिया है मेक इन इंडिया की तरफ? देखिए, जैसा कि हम लोग शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि समस्याएं सबको मालूम है कि बहुत सारा पेपर वर्क है, बहुत सारा कागजी काम होता है, ऑफिसों के चक्कर लगाना पड़ते हैं, इस तरह की सब नेगेटिविटी हम लोग भी सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। तो यदि हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें तो हम लोग जैसे ही मध्य प्रदेश में इस तरह की जो चीज़ें हैं, यदि आप सुनेंगे, जो मैंने आज नोट किया उनकी वेबसाइट से investmp.go.in से, कि इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी की बात करें हम 2010 की, जो कि 2012 में उन्होंने अमेंड करी है, तो 10 साल में जो वेट लेंगे वो पूरा उनको 100% वापस कर देंगे, वेट रिफंड। एंट्री टैक्स का जो एग्जम्पशन है वो 9 साल के लिए है, और जो फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है उसमें 15% की सब्सिडी है, जो इंटरेस्ट है उस पर 5% की सब्सिडी है 7 साल के लिए। तो ये इतनी सारी चीजें हैं इसमें, और इतने सारे कंसेशंस हैं, इतनी सारी सब चीजें कि ऑलमोस्ट ये फ्री पड़ता है जी। तो यदि हम देखें तो अदर शब्दों में कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की पूरी प्रतिकृति मध्य प्रदेश के उद्योग, व्यापार और रोजगार, उसमें वेबसाइट जो है उसमें प्रतिकृति होती है, तो 1 to 1 डिफेक्ट हो। क्या बात है, सो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट। प्रोफेसर श्रीवास्तव, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे जब आप बच्चों को काउंसिल करती हैं तो बच्चों का इसकी तरफ क्या रिस्पांस है, क्या उनको इस बारे में जागरूकता है, और वो किस तरीके के प्रश्न पूछते हैं, किस तरीके की जानकारी जानना चाहते हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में? हाँ मानसी, बहुत से बच्चों में आजकल तो वैसे भी आपने देखा बच्चे बहुत ही ज्यादा, कंप्यूटर युग है तो बच्चे बहुत ज्यादा ही अपने उनमें रहती है, जागरूकता तो रहती ही है। और मैंने ये देखा कि छोटे छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कई बार कि मतलब हम लोग को सोच में पड़ जाते हैं। जैसे कि बच्चों का ये कहना है कि मैम ये चीज़ कहाँ की है, ये क्या है, ये मोबाइल कहाँ का है, ये हम लोग क्यों नहीं इसको वो कर सकते। तो
बच्चों में है इंटरेस्ट, जैसे कि आपने देखा कंप्यूटर, उसमें भी देखेंगे तो बहुत से बच्चों में इतना है कि नए नए इनोवेशन करना, कि किसी वेबसाइट पे जाके नई नई चीज़ें लेके आना। तो अगर हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो निश्चय ही वो इस और अग्रसर होंगे। तो क्या ये कहना सही हुआ कि कम से कम बच्चों में, हमारे युवा में इस योजना को लेकर एक सकारात्मकता की लहर दौड़ रही है? हाँ, बहुत, हाँ बिल्कुल, मैं इसको कहूंगी कि बच्चों में बहुत अधिक दौड़ रही है और बच्चे चाहते हैं कि वो अपने देश के लिए कुछ करें। जी, क्या बात है, बच्चे चाहते हैं वो अपने देश के लिए कुछ करें, यही जज्बा लेकिन अगर इसके हम सब लिए में बहुत जरूरी है कि है ना, उनको सरकार को पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। आखिर सरकार किसके लिए है? नागरिक के लिए है, तो नागरिकों को उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे उसमें डबल उसमें आ जाते हैं इस चीज को लेके। मतलब बच्चों का भरोसा हम ना तोड़ें और हमारे देश को कोई पीछे नहीं हटा सकता है। इसी बात पे ललित जी जुड़ गए हैं उज्जैन से हमारे साथ। ललित जी, हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न कीजिए ललित जी। हेलो जी ललित जी, नमस्कार। जी मैडम, हम मतलब ये पूछना चाहते हैं कि जैसे जो मेड इन इंडिया कहते हैं और मेक इन इंडिया कहते हैं, तो ये मतलब अलग अलग चीजें हैं या एक ही है, क्या है मतलब? बहुत बढ़िया सवाल। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में क्या अंतर है? जी, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों एक ही चीज है। मेक इन इंडिया का मतलब है कि जो वस्तु हम बना रहे हैं उसका निर्माण भारत में ही हो, और मेड इन इंडिया जो चीज हम बना रहे हैं उस पर हम उसको अंकित करें। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपने एक सैमसंग का मोबाइल लिया आपने बाजार से, उसमें सील लगी होती है मेड इन कोरिया, तो वो कोरिया में बना हुआ है। ऐसे ही अगर हम कोई चीज का उत्पाद हमारे देश में करेंगे तो हम उस पर जो सील लगाएंगे उसको मेड इन इंडिया बनाएंगे, और उसको अगर हम भारत में बनाएंगे तो वो मेक इन इंडिया है। क्या बात है मैम। शायद बिल्कुल छोटे शब्दों में अगर हम इसको संक्षिप्त तौर से बोलें तो मेक इन इंडिया क्रिया है और मेड इन इंडिया उसका परिणाम है। जब आप मेक इन इंडिया करेंगे तो फिर उस चीजों पे मेड इन इंडिया की जो सील है वो लग जाएगी। जी ललित जी, हमारे शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और डॉक्टर श्रीवास्तव से फिर मैं अभी सवाल करना चाहूँगी कि हमने बात की कि आम जनता इसकी तरफ कैसे योगदान कर सकती है और मैम ने हमें इसके बारे में बताया। आपका क्या नज़रिया है कि आम जनता, आम नागरिक मेक इन इंडिया कार्यक्रम की तरफ, योजना की तरफ कैसे योगदान दे सकता है? देखिए, जो भी भारत का नागरिक है, हम सब लोग भारत के नागरिक हैं, टोटलिटी है, वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आप पब्लिक एट लार्ज कोई भी आदमी, उसको कंट्रीब्यूशन तो करना चाहिए। पहले कंट्रीब्यूशन करने में दिक्कत होती थी कि आप उनको चिट्ठी लिखो, उसका आपको रिसीप्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आज आप देखें, अभी 4 दिन पहले के अखबार में था कि किसी के बच्चे की तबीयत खराब हुई और उसने ट्वीट किया और माननीय रेलवे मंत्री जी ने उसके नेक्स्ट स्टेशन पर उसको अटेंड करा दिया और उसके नेक्स्ट स्टेशन पर एक दूसरा डॉक्टर खड़ा हुआ था उस बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी को लेने के लिए। तो नाउ बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, ये एक बिल गेट की बड़ी अच्छी किताब है, आप लोगों ने साथ पढ़ी होगी। हम लोग जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और अब तो सिर्फ आपको 3 चीजें चाहिए। पहले होता था रोटी कपड़ा और मकान, अब चाहिए आपको रोटी कपड़ा और बैंडविड्थ। 4G वाली लड़की का जो आप लोग एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, तो आपके पास रहने के लिए मकान हो या ना हो, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है। आपके पास यदि इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी मंत्री हैं, सबको विद इन नो टाइम, समय उसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा, प्रैक्टिकल नो टाइम, और उस पर एक्शन भी हो रहा है जो हमको दिख रहा है। सो इट इज, जो हम लोगों की सपना था, जो हम लोगों ने देखा था 20 साल पहले, और हम लोग सोचते थे कि कंप्यूटर से क्या होगा, इंटरनेट से क्या होगा, ये सारा सपना इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम से बिल्कुल साकार होता है। आप इमीडिएटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप इमीडिएटली एसपी को, पुलिस को, पटवारी को, कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री साहब को, प्रधानमंत्री साहब को, सबको इंटीमेट कर सकते हैं। और अब इतना टाइट सिस्टम हो गया है, जब सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 24 घंटे में रिस्पॉन्ड करने को बाध्य है, तो बाकी के किसी कर्मचारी, अधिकारी की कोई हिम्मत नहीं है काम ना हो। जी, तो मतलब अब सब हमारी जनता की पहुंच में है, जनता की रीच में है, एक कनेक्शन वो जोड़ सकते हैं, चाहे वो बड़ा सा बड़ा कोई सरकारी ऑफिशियल हो। क्या बात है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। इस चर्चा को, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
एक ही है। नमस्कार एमपी, हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेक इन इंडिया योजना के बारे में, और उसके बारे में बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव और प्रोफेसर आराधना श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। तो आइए इस चर्चा को जारी रखते हैं। और डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव से मेरा यही प्रश्न होगा कि हम इस कार्यक्रम के बारे में बिल्कुल मूल स्तर पे जागरूकता कैसे बढ़ाएं और लोगों को कैसे इस कार्यक्रम के बारे में सकारात्मक भाव से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहन दें? देखिए, हिस्सेदारी का जहाँ तक सवाल है, आपका पिछला प्रश्न भी यही था कि हिस्सेदारी कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे हों। हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। अब आपका मीडिया है, सोशल मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब का प्रचार प्रसार हो रहा है। पहले लोग इतना जागरूक नहीं थे और साधन भी नहीं थे, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। अब ये जो पहली बार हुआ है कि एक कागज होगा और एक पेमेंट का पॉइंट होगा सरकार के स्तर पे, इस सिर्फ एक कागज चाहिए आपको और एक, ये हम लोगों का मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का पहला उद्देश्य है। 2016 में इस उद्देश्य की प्राप्ति कर ली जाएगी। हर आदमी को जो भी समस्या आती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको प्रॉपरली उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। यदि वो उन सब चीज़ों को संप्रेषित करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तभी उस पर एक्शन पॉसिबल हो पाएगा। जी, बहुत खूब। इसी बात पे कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। आशीष जी जुड़ गए हैं उज्जैन से। आशीष जी, हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना प्रश्न कीजिए। हेलो जी, नमस्कार आशीष जी। हेलो, हमारा प्रश्न ये था कि किसान लोग और बेरोजगार लोग मेक इन इंडिया में क्या सहयोग कर सकते हैं? जी, बेरोजगार लोग और किसान लोग, अगर मैंने गलत नहीं सुना, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया योजना में क्या अपना योगदान दे सकते हैं? इसमें सरकार ने बहुत सारी नीतियां बनाई हुई हैं, बहुत सारी पॉलिसीज की हुई हैं। आप नेट पे जाके देखें, उसमें आपको बहुत कुछ ऐसा है कि सरकार आपको कम उस पे मैं बोलूँगी कि कम उस पे आप उनको देखिए, इसमें राजीव जी, हाँ बताएं। इसमें क्या है कि जो आप कम स्तर की बात कर रहे हैं, नेशनल स्किल रजिस्ट्री का उन्होंने निर्माण कर दिया है कि आपके पास कौशल तो है, उस कौशल का उन्नयन होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, प्रमाणीकरण होना चाहिए। तो नेशनल स्किल रजिस्ट्री, पहले ये नेस्कॉम का डेटाबेस था, उसमें ये होता था कि आप किस योग्य हैं और आपने जैसे कि कोई किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल की है तो उसमें आपको उतनी डिलीवरी करना आना चाहिए। अब जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसा कि हमने बताया, टोटल ट्रांसपेरेंसी से हो रही हैं, पहले जैसा नहीं हो गया। सब चीज़ें ऑनलाइन है, अवेलेबल हैं। यदि आप किसी XYZ क्षेत्र के हैं तो आपको उस क्षेत्र में क्वालिफिकेशन अर्जित करना पड़ेगी। आपने ये योग्यता अर्जित कर ली, उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव हैं कि नहीं है। हमारे प्रदेश की प्रॉब्लम ये है सिर्फ हमारे लैंग्वेज का एक बैरियर है, बाकी हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं सब जगह। उसके लिए नेस्कॉम का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, NSDC का, सबका एक नेशनल डेटाबेस बना हुआ है। अब यदि भारत सरकार किसी को पैसा दे रही है ट्रेनिंग देने के लिए, तो ये उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसको रोजगार मिलना चाहिए। उस रोजगार को मिलने के लिए उसको पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, जो कौशल उन्नयन का, जो कौशल का एक मापदंड है, उसको पूरा करना अनिवार्य है। यदि वो उस कौशल का मापदंड को पूरा करता है तो ही उसको नौकरी मिलेगी, और जब उसको नौकरी मिलेगी तभी इस NGO को पैसा मिलेगा। अब सब कागजी कार्रवाई खत्म हो गई, यानी कि आपका जो सक्षम होना जरूरी है, सक्षम का, उसका सक्षमता का प्रमाण पत्र होना, और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होना कि जब वो उस बंदे को, उस अनएम्प्लॉयड पर्सन को नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद ही भारत सरकार उस NGO को पैसा देगी कि आपने ट्रेनिंग दी है। 100% रिजल्ट्स। जी, क्या बात है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन आइए एक नज़र डाल ले तो ज़रूर बनवा लें। डॉक्टर राजीव, हमने बहुत सारे पड़ावों के बारे में बात की, हमने जो जो सफलताएं प्राप्त की हैं उनके बारे में बात की, लेकिन जो मेक इन इंडिया योजना है, जो ये सिद्धांत है, उसमें आपके नज़रिए में सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं रोड ब्लॉक, हमारे रास्ते का रोड़ा क्या है? आपको क्या लगता है? नहीं, सिर्फ एक इच्छा शक्ति चाहिए, इसमें कोई रोड़ा नहीं है। ये जो हम लोगों ने सपना देखा था आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, जो चीज़ सब सपना होती थी, अब वो आपके हाथ पर उपलब्ध हैं। सिर्फ एक बटन दबाना है आपको। जगह जगह MP ऑनलाइन के बोर्ड लगे हुए हैं, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, हर जगह गांव में इंटरनेट की व्यवस्था की गई है, डिजिटल इंडिया और इस तरह के जो इनकी 10 योजनाएं हैं, ये 10 की 10 योजनाओं को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे कहीं कोई चीज नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज चाहिए, द ओनली वन रिक्वायरमेंट, वो है डिजायर।
आपकी इच्छा शक्ति, आप जो चाहेंगे वो आपको हासिल होगा। और इसके सब बॉटलनेक्स हैं। और जो आपने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि एक साल में क्या हुआ, एक साल में हमारा डेक्लाइन बंद हो गया और हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। पहली चीज होती है डेक्लाइन हमारा बंद हुआ, हम स्टेबल हुए, और स्टेबल होने के बाद हम देखें और सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं बहुत ज्यादा। तो हमको एक्सेल करना है। हम जो इंडियंस हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है भारतीयों का उत्कृष्टता का उन्नयन, कि हमारे पास जो भी स्किल्स हैं उसको हम उत्कृष्टता के साथ प्रस्तुत करें वैश्विक स्तर पर। जी, वैश्विक स्तर पर। मैम, जैसे आपने पहले भी हमें बताया कि अगर आज कोई मेधावी तेजस्वी छात्र होता है तो उसको लगता है कि मैं भारत से बाहर निकल जाऊं, मैं भारत से बाहर जाके, तो हमें उनको रोकने के लिए जो भी हम कदम ले सकते हैं वो हम कर रहे हैं कि आप भारत को इतना सक्षम बनाइए कि कोई भारतीय छात्र बाहर से ना निकलना चाहे। तो क्या ये कहना सही होगा कि शायद हमारा आज का युवा इस बात को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव है, और जो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा उम्र की जनता है उनके अंदर थोड़ी सी नकारात्मकता है कि नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं, क्या हमारा युवा इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, हमारे आज के जनता को? बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले तो प्रत्येक देशवासी को विश्वास होना बहुत जरूरी है एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि संसद के बाहर भी हम जाके देशवासियों की सोच में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अंदर क्या हो रहा है, बाहर डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। सरकार को उद्योगपतियों में, शिक्षाविदों में, नौजवानों की सोच में एकरूपता लाना जरूरी है। जब तक ये चीज जरूरी हो, जब तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए, एकरूपता होगी तो मेरा सोचना है कि युवा ज्यादा जागरूक होगा और रुकेगा। मतलब वो हमें एक गैप को ब्रिज करना है। हाँ। वो बहुत जरूरी है। तो आप अगर अपने आज के युवाओं को या आज के जो आप जिन बच्चों को आप काउंसिल करती हैं उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगी तो आप क्या देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जितने भी युवा और भारतीय लोग हैं वो ज्यादातर कोशिश करें कि वो भारत में ही रहकर अपना कार्य करें और अपने देश के प्रति ईमानदारी से कार्य करें तो अपने देश को विकसित कर पाएंगे। कोशिश करें कि बाहर जाने की कोशिश करने की जगह अपने भाई बहन हैं घर में या अपने कजिन्स हैं, उनको ये मोटिवेट करें कि वो यहीं रुककर यहीं पे काम करें, तो अपने देश के लिए वो ज़्यादा, मतलब अपने देश के लिए। और डॉक्टर श्रीवास्तव, अगर हम कहें कि आप हमारे युवाओं को कोई संदेश, आप हमारे आज की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? देखिए, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसको हम लोग अभिव्यक्त करें, जिसको कि हम लोग ब्लॉगिंग कहते हैं जी। और उस पर पॉजिटिव वे में आपके दोस्तों का, साथियों का विचार लें और एक कोई क्षेत्र अपना निर्धारित कर लें, उस पर फोकस कर दें। अब कहीं भी कोई बॉटलनेक नहीं है, आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, बट ईमानदारी से सोचना तो पड़ेगा। वो सोच तो हमारी ही जिम्मेदारी है। तो आप इस योजना को किस तरीके से, जिसे कहते हैं, आप किस तरीके का सपना साकार होता देखते हैं आगे के कुछ 20-25 वर्षों में? आप क्या देखते हैं भारत मैडम? 20-25 वर्षों का तो क्या, मैं तो अभी जो पिछले साल में प्रोग्रेस हुई उसको देख अचंभित हूँ। एक जो सपना हम लोग देखते थे वो एकदम सच हो गया, जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, परिकल्पना नहीं की थी ऐसा हो सकता है। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, मतलब चीजें इतनी तेजी से दौड़ सकती हैं जी। देखिए 20-25 सालों में, 10 सालों में, यदि आप एक सब कुछ छोड़िए, आप पिछले एक साल गई देखिए, जो आपका बेसिक क्वेश्चन था कि क्या हुआ, आप कम से कम 4 बार मुझसे पूछ चुकी हैं। 56% FDI इंक्रीज रजिस्टर हुआ है जी। 56% बहुत बड़े, एक साल में, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो मैडम 25 सितंबर 2014 से अभी कितना टाइम हुआ है जी। तो अब तो जो सपने हैं उनको सच करने का टाइम है। सपने उनको सच करने का आप सपना देखिए, जैसा सपना देख सकते हैं वो सच होगा। जैसा हम सपना देखें वो सच होगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है, जो योजना है, वो सफल रहे, हमारी यही आशा है। जाते जाते आप क्या क्या अगर आप कुछ कहना चाहेंगे बता दीजिए। उसके पहले हम अपने दर्शकों को अपना एड्रेस बता दें, अगर वो हमें कोई चिट्ठी लिखना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम नमस्कार MP, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं namaskar.mp@gmail.com पे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण हमें जानकारी मिली डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव और प्रोफेसर आराधना श्रीवास्तव से मेक इन इंडिया के बारे में। शायद जो हमारे थोड़े बहुत डाउट्स थे, संदेह थे, उन्होंने हमें हटाया, हमें शायद और प्रोत्साहन दिया कि हम इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी लें। आम आदमी कैसे इस कार्यक्रम की तरफ योगदान दे सकता है। हमारे कार्यक्रम के आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी। वक्त हमारे पास अब खत्म हो चला है।
अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए विशेषज्ञों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।